हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। इस शेर के साथ मैं आज की अपनी इस क्लास को शुरू कर रहा हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू नज़्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उर्दू नज़्म के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू नज़्म की इब्तिदा कैसे हुई, कहाँ से हुई, और उनके पहले उर्दू नज़्म के अंदर जो है सबसे पहले नज़्म किसने कही। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस में जो भी अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, अगर क्लासेस अच्छी लगी तो पढ़ने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा एक। चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों कि चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हो, 6 to 8 के हो, या 9 to 12 किसी के भी आप टीचर बनना चाहते हो, ये क्लासेस सभी के लिए बहुत ही अहम है। मैं वो सारे लेसन से आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपको एग्जाम में सपोर्ट करे। एग्जाम में जो आपके एग्जाम में जो सवालात पूछे जाते हैं, इसी तरह के लेसन से मैं उठा करके लाता हूँ। तो ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्या मोहम्मद, इसके बारे में पढ़ेंगे। उर्दू नज़्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके उर्दू नज़्म के बारे में, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसकी पैदाइश कहाँ हुई, और ये कैसे हिंदुस्तान के अंदर पली बढ़ी, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। उर्दू नज़्म को, किसको? उर्दू नज़्म को। चलिए देखते हैं। दीगर असनाफ की तरह, असनाफ तो जानते हो ना, सिनफे की जमा है। आप लोग असनाफ जानते होंगे। असनाफ जानते हैं? नहीं जानते तो बता दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। दीगर असनाफ की तरह उर्दू नज्म की इब्तिदा भी कहाँ से हुई थी? दक्कन से हुई थी। दक्कन जानते किसे कहते हैं? दक्कन, उर्दू नज्म की इब्तिदा भी दक्कन से, यानी हैदराबाद से। दक्कन यानी हैदराबाद जहाँ पे अभी है, उसको, उसका पुराना नाम क्या था? दक्कन था। तो जहाँ से उर्दू नज्म की इब्तिदा कहाँ से हुई? दिगर असनाफ। असनाफ किसकी जमा है दोस्तों? सिन्फ की जमा असनाफ है। सिन्फ की जमा क्या है? असनाफ है। तो सिन्फ का मतलब क्या होता है? सिन्फ का मतलब एक किस्म होता है। तो उसी तरह क्या है दोस्तों, सिन्फ की जमा असनाफ, यानी दिगर असनाफ की तरह उर्दू नज्म की इब्तिदा भी दक्कन से हुई। समझ गए ना? उर्दू सवाल आपसे ये पूछ देगा कि उर्दू नज्म की इब्तिदा कहाँ से हुई। उर्दू नज्म की इब्तिदा कहाँ से हुई, तो क्या कहिएगा? उर्दू नज्म की इब्तिदा दोस्तों दक्कन से हुई। दक्कन से हुई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उर्दू की पहली नज्म कौन सी है? उर्दू की पहली नज्म बताइएगा। उर्दू की पहली नज्म चक्की नामा है। उर्दू की पहली नज्म कौन सी है? चक्की नामा, जिसके खालिक दक्कन के मशहूर शायर ख्वाजा बंदा नवाज गेसुए दराज हैं। ख्वाजा बंदे नवाज गेसुए दराज हैं। किनके? उर्दू की पहली नज्म लिखने वाले। उर्दू की खालिक का मतलब पैदा करने वाले। तो उर्दू की पहली नज्म लिखने वाले जो हैं, कौन है? ख्वाजा बंदे नवाज गेसुए दराज। ये इसकी कौन सी नज्म पहली है? तो चक्की नामा आपकी पहली नज्म है, जो शहबाज तखल्लुस करते थे। सवाल देखिए, यहाँ पे 3 सवाल आपसे पूछेगा। कि सवाल पूछेगा उर्दू की पहली नज्म कौन सी है? उर्दू की उर्दू की पहली नज्म कौन सी है बताइएगा। उर्दू की पहली नज्म दोस्तों चक्की नामा है। क्या है? उर्दू की पहली नज्म क्या है? चक्की नामा। चलिए ये समझ गए। आप सवाल पूछेगा कि उर्दू की पहली नज्म चक्की नामा लिखने वाले कौन है? चक्की नामा के लिखने वाले कौन है? तो क्या बताइएगा? ख्वाजा ख्वाजा बंदे नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुए दराज। ख्वाजा बंदे नवाज गेसुए दराज इनके लिखने वाले हैं। सवाल ये भी पूछ देगा आपको कि ख्वाजा बंदे नवाज गेसुए दराज क्या तखल्लुस करते थे, तो क्या कहेंगे? शहबाज तखल्लुस क्या करते थे? शहबाज तखल्लुस क्या करे। इतनी सारी चीजें आप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। हाँ, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है ना? क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि सर इस तरह की क्लासेस लाते रहिए, हम आपके लिए इस तरह से इससे बेहतर बेहतर क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, चलिए। जदीद उर्दू की पहली नज्म, ये तो उर्दू की पहली नज्म चक्की नामा हो गई। इसके लिखने वाले ख्वाजा बंदे नवाज गेसुए दराज हैं, इसके लिखने वाले, जो शहबाज तखल्लुस करते थे। लेकिन जदीद उर्दू की, सवाल आपसे पूछ लेगा जदीद उर्दू की पहली कौन सी नज्म है, तो आप क्या कहिएगा? जदीद उर्दू की पहली नज्म जो है दोस्तों, वो मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई नज्म शब कदर। शब कदर ये जदीद उर्दू की पहली नज्म है।
यानी नएपन, नए जमाने में जो नज़्में लिखी गई, तो उर्दू की सबसे पहली नज़्में किसको करार दिया जाता है? शब कदर को। ये किनकी लिखी हुई है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म बरखारत, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म बरखारत को भी जो है क्या कहा जाता है? उर्दू, जदीद उर्दू की पहली नज़्म करार दिया जाता है। इतनी चीजें समझ गए? तो उर्दू की पहली नज़्म में 3 नाम आ गया। कौन कौन? एक नाम है शब कदर, ये भी उर्दू की पहली नज़्म है। एक नाम है चक्की नामा, ये भी उर्दू की पहली नज़्म है। और एक नाम है बरखारत। अब बताइए, आप किसको उर्दू की पहली नज़्म कहेंगे? तो अगर आपसे जदीद उर्दू की पहली नज़्म पूछे, जदीद उर्दू की पहली नज़्म, तो आप कहेंगे शब कदर, ये जदीद उर्दू की पहली नज़्म है। बरखारत ये सर। अगर सिर्फ उर्दू की पहली नज़्म आपसे पूछे तो आप कहेंगे चक्की नामा। समझ में आ गई इतनी सारी चीजें? चलिए, हम अगली लाइन पे चलेंगे। चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से दो दो चार चार सवालात आपके स्टेट एग्जाम में भी हो या जो है बीपीएससी में भी बन सकते हैं। इस तरह की क्लासेस आप करके जाएंगे तो कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम तो पढ़े थे उर्दू की पहली नज़्म चक्की नामा, ये शब कदर और बरखारत कहाँ से आ गया? तो इस तरह की क्लासेस अगर आप किए रहेंगे दोस्तों, डिटेल से पढ़कर जाएंगे आप कि जदीद उर्दू की पहली नज़्म शब कदर है, और जो है उसी तरह जदीद उर्दू की पहली नज़्म जो है शब कदर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है। और जो है एक नज़्म भी वो भी आती है बरखारत, जो अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है। इस तरह से चीज़ों को क्लियर करके जाएंगे तो हम कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे, एकदम सटीक जवाब पर हम पहुंचेंगे और सही जवाब लगा कर आएंगे। चलिए दोस्तों, अगले लाइन में देखते हैं। सवाल आपसे पूछ देगा कि अरबी जबान नज़्म किस जबान का लफ्ज है? आता है कि नहीं? बार बार सवाल आता है। तो क्या बोलेंगे? नज़्म जो दोस्तों ये अरबी जबान का लफ्ज है। नज़्म अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना लड़ी के हैं। लड़ी जानते हैं ना? लड़ी इसको कहते हैं। ये हार बनाते हैं, ये हार में मोती गुनते हैं, गिनते हैं कि नहीं? मोती लगाते हैं। तो ये जो लड़ी है ना, यही लड़ी है, यही हार की लड़ी। तो नज्म के अरबी नज्म जो है अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना लड़ी के हैं, सिल्क के पिरोना के हैं, मोतियों के धागे के हैं। ठीक है ना? सवाल आपसे ये भी पूछ देगा नज्म के लुग़वी माना क्या है? नज्म के लुग़वी माना क्या है? तो क्या बोलेंगे? आप तीनों माना बता सकते हैं। सिल्क पिरोना ये भी है, और लड़ी ये भी है, और मोतियों के धागे, मोतियों मोतियों के धागे, ये तीनों जो है आपके क्या है? नस्म के लुग़वी माना है। इस्तिलाही माना तो आप जानते होंगे कि जिसमें अल्फाज को हम पिरो करके लिख दिया जाए, अल्फाज को एक जगह बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में जिस अल्फाज को जमा कर दिया जाए उसको शेर बना दिया जाए तो वो नज्म कहलाने लगती है। ठीक है ना? चलिए, अगले लाइन पर चलते हैं दोस्तों। अगली लाइन में क्या है? किसी खास किसी खास मौजू पर अपने ख्यालात व इफ्कार को मुसलसल अशार की सूरत में पेश करने को नज़्म कहा जाता है। वही है जिसको इस्तिलाही माना कहते हैं हम। इस्तिलाही माना आपसे पूछ लेगा तो आप ये लाइन लिख दीजिएगा। नज़्म किसी खास मौजू पर अपने ख्यालात व इफ्कार को मुसलसल, ख्यालात ख्याल की जमा, इफ्कार जो है फिक्र की जमा, मुसलसल अशार की सूरत में पेश करने को क्या कहते हैं दोस्तों? नज़्म कहते हैं। समझ गए ना? चलिए चलिए अगली लाइन देखेंगे। अगली लाइन में क्या है? नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज्म का ताना बाना बुना जाता है। नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है। ऐसा नहीं है कि नज्म हम उठे और किसी भी तरह के कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ वहाँ से लिख दिए और वो नज्म कहला जाएगा। नज्म ऐसा नहीं है। नज्म का एक सेंटर होता है, उसका एक मरकजी ख्याल होता है, और उसी के इर्द गिर्द जो है हम अशार कहते हैं, वही नज्म कहलाता है। जैसे कि हम हमद लिखने जाएं तो हमद लिखने में क्या होता है कि हमद में हम खुदा हमारे जहन में होता है तो हम खुदा की तारीफ करते हैं, तो उसी के लिए तरह तरह के अल्फाज को हम एक जगह अशार की सूरत में जमा कर देते हैं। तो उस वक्त हमारे जहन में ये रहता है कि खुदा से रिलेटेड ही इसमें अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए और उसी से रिलेटेड अशार बनने चाहिए, वही नज्म कहलाता है। समझ गए ना? तो पता चला कि नज्म का बाज़ाब्ता एक बाकायदा मरकजी ख्याल होता है। चलिए, गजल में क्या कहा? गजल में हर एक शेर एक मुकम्मल इकाई का होता है, लेकिन गजल का मसला अलग है।
गजल में जो है क्या होता है, हर एक शेर जो है एक मुकम्मल इकाई होता है, वो एक शेर आपका एक कंप्लीट होता है। अगर दूसरा शेर उससे हटा भी दिया जाए तो उस शेर से मतलब मफाहिम हमको समझ में आ जाते हैं। ठीक है। नज्म में ख्याल के एतबार से तसलसल होता है, नज्म में ख्याल के एतबार से, और नज्म के तमाम अशार एक दूसरे से मिले होते हैं। नज्म के तमाम अशार क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं। चलिए, गजल को छोड़कर दीगर तमाम असनाफ नज्म में आते हैं। ये याद रखिएगा, ये सवाल इंपोर्टेंट है। आप कहिएगा कि जो है गजल भी तो अशार की शक्ल में होता है, तो हर अशार नज्म हो जाए ये जरूरी नहीं है। हर शेर जो है, हर शेर को हम नज्म कहने लगे ये जरूरी नहीं है। शेर अलग है जिसके अंदर कसीदा, मरसिया, मनकबत वगैरह सब और गजल भी आ जाते हैं, लेकिन नज्म के अंदर दोस्तों, नज्म के अंदर कसीदा, मरसिया, मनकबत वगैरह ही आता है, लेकिन गजल इनसे अलग होता है, गजल इनसे जुदा होता है। इसकी वजह क्या है, कसीदा के अंदर भी एक तसलसल मिजाजी होती है, यानी किसी की तारीफ की जा रही है। मरसिया में भी मुसलसल एक किसी एक बहरे में बहे जाते हैं और कोई एक मरकज में होता है, उसी पर हम मरसिया कहते हैं। मनकबत भी वही है, लेकिन गजल एक, ये इसका कोई ठिकाना नहीं है। गजल जो है किसी एक भी शेर में हम किसी के बारे में बयान कर दिए, दूसरे शेर में हम कुछ और लेकर चले आए, तो उसके अंदर तसलसल नहीं रहता है, उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली नहीं रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नज्म से अलग हो जाता है। नज्म के बारे में आता है कि नज्म में ख्याल के एतबार से तसलसल होता है, जो चीज गजल में नहीं होता है, इसलिए ये नज्म जो है गजल से अलग है और गजल नज्म से अलग है। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। क्लासेस अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर आऊं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम आगे देखते हैं नज्म के बारे में। ये चीजें हो गई। हैयत के एतबार से नज्म की 4 किस्में हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सवाल पूछ देगा कि नज्म की कितनी किस्में हैं। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे, नज़्में तो पढ़े थे, ये नज़्में की कितनी किस्में कैसे होती है। तो नज़्म की दोस्तों 4 किस्में हैं। नज़्म की कितनी किस्में हैं, पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, आजाद नज़्म और नसरी नज़्म, ये 4 किस्में किसकी, नज़्म की है। चलिए चारों को डिटेल से हम समझते हैं, देख लेंगे कि ये नज़्म की 4 किस्में कौन कौन सी किस्में। एक है आपको पाबंद नज़्म, देखिए यहाँ सब समझाया गया, चलिए हम वहां लिखने की जरूरत नहीं, ये सब यहाँ पे आपको पाबंद नज्म है। जिस नज्म में नंबर 1 देख लेंगे, पाबंद नज्म है, जिस नज्म में रदीफ, काफिया और बहर के औजान की पाबंदी की गई हो उसे पाबंद नज्म कहा जाता है। आप देखेंगे ये इतना मुख्तलिफ और मुश्किल वर्ड्स आपके लिए जो नजर आते हैं, आप उसको, हम कभी भी मेरे सबक में अगर आपको कोई मुश्किल वर्ड समझ आ जाए और मैं उसका एक्सप्लेन ना करूँ, मैं वजाहत ना करके आगे बढ़ जाऊं, तो आप कमेंट में लिख के दे दीजिएगा कि सर इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, तो हम आपको समझा देंगे। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। तो देखिए पाबंद नज्म दोस्तों, पाबंद नज्म किसको कहते हैं, जिस नज्म में रदीफ, काफिया, काफिया और रदीफ मुकम्मल तौर पर मैं पढ़ा दिया हूं कि काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं। तो काफिया, रदीफ और काफिया बहरे के औजान की पाबंदी की गई हो उसे पाबंद नज्म कहा जाता है। यानी जिस नज्म में रदीफ, काफिया और बहर तीनों चीज की पाबंदी की जाए उसको क्या कहते हैं, पाबंद नज्म कहते हैं। यानी ये कंप्लीटली पाबंद होता है नज्म के तहत, नज्म के तहत ये इसका जो है एक रूल और नियम के तहत ये कैद होता है, इसलिए इसको पाबंद है। यानी उसमें रदीफ भी लाना है आपको, काफिया भी लाना है, बहरे की भी पाबंदी होनी चाहिए, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पाबंद नज्म कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें। चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, बहरे किसे कहते हैं। ये तीनों चीजें एक अशार में जो है हम आपको समझा देते हैं। एक अशार लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम आपके लिए, लिखना नहीं आता, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर,
हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। तो देख लीजिए, तो ये लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा। देखिए यहाँ पे जान आया, हम वजन अल्फाज यहाँ पे आसान आ गया, ठीक है ना। ये लास्ट में पढ़ाकर आया, ये सेम पढ़ाकर यहाँ भी आ गया, नीचे भी पढ़ाकर आ गया। तो जान और आसान, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। जान और आसान दोस्तों, ये पढ़ाकर से पहले आया। तो रदीफ के मतलब आता है पीछे आने वाला, रदीफ का मतलब आता है पीछे आने वाला। देख लीजिएगा, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला भी इसके लोग भी माना होते हैं। तो ये पढ़ाकर पढ़ाकर क्या हो जाएगा, ये रदीफ हो जाएगा, ठीक है। और रदीफ से पहले जो आता है हम वजन अल्फाज, काफिया का मतलब आता है पहले आने वाला, काफिया का मतलब होता है पहले आने वाला। तो एक रदीफ से पहले जो हम वजन अल्फाज आता है उसको काफिया कहते हैं। जैसे जान और आसान, ये क्या है, ये काफिया है। तो समझ गए। तो इसमें रदीफ की भी पाबंदी है, रदीफ भी लाया गया, और काफिया की भी पाबंदी है, काफिया भी लाया गया। और ये बहर है, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। ये इसी को कहते हैं, एक वजन में जो अल्फाज बहे जाते हैं उसी को हम बहर कहते हैं। तो ये बहर की भी इसके अंदर पाबंदी है, और काफिया और रदीफ की भी पाबंदी है, इसलिए ये नज्म क्या कहलाएगा, पाबंद नज्म कहलाएगा। तो समझ में आ गई ना सारी चीजें अच्छे से। चलिए आगे देखेंगे। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। क्लासेस अच्छी लगी तो आपके ग्रुप में जितने सारे ग्रुप्स हैं ना आपके मोबाइल में, सब में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये इस मेहनत का ना दोस्तों आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। हम जो मेहनत करके आपके लिए क्लासेस लाते हैं, थोड़ा सा आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला होनी चाहिए। सबके जारिया के तौर पर दो चार शेयर कर दीजिए ना, क्या जाता है भाई, दो चार शेयर करने में कुछ रुपया लगता है, कुछ नहीं लगता है। तो शेयर करने में क्या है भाई, शेयर कर दो। अगर आपको अच्छे लगे तो आप दो चार मोबाइल में शेयर करके उसके अंदर जो है सब्सक्राइब वगैरह सब कर दो, ताकि आपके इस चैनल का भला हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत लगे ना, आप कमेंट बॉक्स में बिला झिझक पूछिए, मैं आपको हमेशा बताने के लिए तैयार हूं। याद रखिएगा, हाई थिंकिंग, सोच जो है ना छोटी नहीं है कि ए शेयर कर देंगे, सर क्या बोल रहे हैं, सर के कहने से क्या हो जाएगा। तो हाई थिंकिंग, थिंकिंग छोटी मत रखिए, हार्ड वर्किंग, एकदम अपने वर्क को खूब मेहनत कीजिए, और सिंपल लिविंग, ये तीन चीजें जिंदगी में अपना लिए आप कामयाब है, ठीक है। चलिए चीजें लंबी होगी। पाबंद नज़्म, जिस नज़्म में रदीफ, काफिया और बहरे के औजान की पाबंदी की गई हो उसे पाबंद नज़्म कहा जाता है। पाबंद नज़्म में अशार की तादाद और मौजू की कोई कैद नहीं होती। ये याद रखिएगा, पाबंद नज़्म में अशार की तादाद और मौजू की कोई कैद नहीं होती। नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफिया की पाबंदी न हो, उसको क्या कहते हैं, नज़्म मुअर्रा कहते हैं। पाबंद नज़्म समझ गए। नज़्म मुअर्रा ये दूसरी किस्म है, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे तो बराबर हों मगर उनमें काफिया यानी जिसके अंदर बहर की पाबंदी की गई हो, बहरे की पाबंदी हो, पाबंदी हो, लेकिन काफिया की पाबंदी ना हो, काफिया की पाबंदी ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, नज़्म मुअर्रा कहते हैं। समझ गए। जिसमें सब चीज की पाबंदी हो वो पाबंद नज़्म है, जिसमें वो कुछ चीज की पाबंदी ना हो वो मुहर्रा नज़्म है। और आजाद नज़्म ऐसी नज़्म है जिस नज़्म में न तो काफिया की पाबंदी की जाती हो ना ही तमाम से, जिसमें कुछ किसी की पाबंदी ना की जाती हो। समझ में, सिंपल है। जिसमें किसी की पाबंदी नहीं की जाए वो आजाद नज़्म है, जिसमें किस थोड़ी चीज की पाबंदी की जाए वो मुअर्रा नज़्म है, जिसमें सब चीज की पाबंदी की जाए वो पाबंद नज़्म। ये तीन चीजें समझ गए। और आगे चल रहे नसरी नज़्म को भी हम समझ जाते हैं। नसरी नज़्म छोटी बड़ी नस्रों पर मुश्तमिल होती है। इसमें न तो काफिया की पाबंदी होती है न ही वजन की। एक आप जानते होंगे, एक नज्म होता है, एक नस्र होता है। तो यही नस्र है, जो हम ये लिख के लाए ना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये नस्र का लाइन लिखा हुआ, ठीक है ना, इसी को हम नस्र कहते हैं। जिसको गद्यांश से और पद्यांश से आपने पढ़ा होगा, पोट्री और टेक्स्ट पढ़ा होगा। तो पोट्री और टेक्स्ट, और उसी तरह उर्दू के अंदर होता है नज्म और नस्र। तो जो नस्र है ना, वो नज्म नहीं बन सकता, लेकिन कभी कभी जो है नस्र को, किसी कोई नज्म को नस्र की शक्ल में लिख दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, नसरी नज्म कहते हैं। पोट्री को अगर आप टेक्स्ट के शक्ल में लिखेंगे
तो वो टेक्स्ट ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है उसी को कहते हैं नसरी नज्म। गद्यांश को आप पद्यांश को गद्यांश की सूरत में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वही कहलाता है नसरी नज्म। दोस्तों समझ गए ना कि अगर हम नज्म को नसर की सूरत में लिख दें, नसर की सूरत में लिख लें, लेकिन नज्म हो वो, तो उसको नसरी नज्म कहते हैं। छोटी बड़ी नसरों पर मुश्तमिल होती है वो चीजें। हमें लगता है कि चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब पढ़ेंगे अब नजीर अकबर आबादी के हयातो खिदमत। नजीर अकबर आबादी की हयातो खिदमत, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। नज्म के बारे में जितनी सारी चीजें थी हम पढ़ लिए, समझ गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वो भी लिखिए कि ऐसी क्लासेस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है। चलिए देखिए, नीतीश सरकार ने जो है आपके लिए ऐलान भी कर दिया है, बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए 80,000 से ज्यादा सीटें आ रही है। इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। इस भरोसे में नहीं आएंगे नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तब कामयाब होंगे, तब पास होंगे, ये सारी चीज़ें इस तरह जो शो करके फिर एग्जाम से 2 महीने 1 महीने पहले हम जगेंगे, तो फिर वो जागना हमारे लिए कोई जागना नहीं होगा। अभी से हम जाग करके तैयारी करें तो ये हमें जिंदगी भर के लिए सुकून और आराम देगा। हम अपने जिस्म को जितना थकाएंगे ना, ये हमारी जिंदगी को उतना रोशन करेगा। हम सुकून की नींद सोते रहें और हमारा फ्यूचर जो है डार्क में जाता रहेगा, तारीकी में जाता रहेगा। और हम जितना जाग करके किताबों पर नजरें जमाए रहे, इस तरह के वीडियोस देखते रहे और इस तरह के क्लासेस हम लेते रहे, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी रोज बरोज जो है रोशनी की तरफ जाता जाएगा। तो इसलिए आप सोइए मत, आप अपने आप को सुस्ती और काहली से बाहर निकालिए और पढ़ाई की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। ठीक है। चलिए हम थोड़ी से हयात खिदमत नजीर अकबर आबादी के पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सवालात आपके लिए लेकर आए हैं, इसी से रिलेटेड होगा, उसको भी देख लेंगे इस क्लास में, नहीं तो अगली क्लास में। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। असल नाम मोहम्मद वली मोहम्मद और तखल्लुस नजीर था। क्या था? असल नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस क्या था दोस्तों? नजीर था। किसका? नजीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम था असल नाम? वली मोहम्मद, याद रखिएगा। ठीक है। वालिद का नाम क्या था? शेख फारूक नाम था। याद रखिएगा, वालिद का नाम क्या था दोस्तों? शेख फारूक। किसके वालिद का नाम? नजीर अकबर आबादी के वालिद का नाम। ठीक है ना। पैदाइश कब हुई? 1740 ईस्वी दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई। किसकी? नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कब? 1740 ईस्वी दिल्ली में। 1740 याद रखिएगा, 1740 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई। ठीक है। वफात कब हुई? 1830 ईस्वी ताजनगर आगरा में आपकी वफात हुई। याद रखिएगा 1830 ईस्वी, 1740 में पैदाइश, 1830 ईस्वी में वफात। पैदाइश कहाँ? दिल्ली में हुई। इंतकाल कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। ठीक है ना। चलिए 1739 में नादिर शाह दिल्ली की कमर तोड़ दी। नादिर शाह ने हमला किया था किस पर? दिल्ली पर। कब? 1739 में। आप पैदा कब हुए थे? 1740 में, 39 में। तो इस हमले के बाद जब ये खबर गश्त करने लगी कि दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का हमला होने वाला है, तो पूरे शहर में एक इस्तराब का आलम बर्पा हो गया। पूरे शहर में क्या हो गया? एक इस्तराब का आलम बर्पा हो गया। और 1748 में नजीर के वालिदैन जान की हिफाजत के खातिर दिल्ली छोड़कर हैदराबाद चले गए। कहाँ चले गए थे? हैदराबाद चले गए थे। कौन? नजीर के वालिदैन। ठीक है ना। चलिए कब पैदा हुए? 1740 में पैदा हुए। और 1738 में खबर मिली। क्या खबर मिली? कि नादिर शाह का हमला होने वाला है। और 1748 में कहाँ चले गए? 48 में चले गए कहाँ? हैदराबाद चले गए। ये सारी चीजों को याद रखिएगा। नाम क्या था आपका? वली मोहम्मद नाम था दोस्तों। वालिद का नाम क्या था? शेख फारूक आपके वालिद का नाम था। ठीक है ना। ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये सारी चीजें याद रखने वाली है। ठीक है ना। ये सारे वीवीआई लाइन से हैं, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए, नजीर कोई बड़े आलिम नहीं थे। क्या है? नजीर कोई बड़े आलिम नहीं थे, लेकिन मुअल्लिम का पेशा इख्तियार किया और सारी जिंदगी उसी से वाबस्ता रहे। उन्होंने नवाब मोहम्मद अली खां के लड़कों को कुछ दिनों तक पढ़ाया। ये सवाल आपसे पूछ देगा कि नजीर अकबर आबादी ने किन के लड़कों को कुछ दिनों तक पढ़ाया था, तो क्या बोलेंगे? नवाब मोहम्मद अली खां के लड़कों को नजीर अकबर आबादी ने कुछ दिनों तक पढ़ाया था। ठीक है ना। सवाल पूछ देगा कि नजीर अकबर आबादी ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? वकालत का, या तिबाबत का, या तिबाबत का, या जो है मुअल्लिम का। तो क्या कहेंगे आप? नजीर अकबर आबादी ने मुअल्लिम का पेशा इख्तियार किया था। चलिए, इतनी चीजें समझ में आ गई।
लाला बलास राय खत्री के लड़के भी उनके शागिर्द थे। किनके? नजीर अकबर आबादी के। और उन्होंने ही अपने उस्ताद का कलाम इकट्ठा कर रखा था। किन? लाला बलास बलास राय खत्री के लड़के ने क्या किया था? अपने उस्ताद का कलाम इकट्ठा कर रखा था, जिनसे उनकी कुल्लियात की तदवीन में बहुत मदद मिली। नजीर ने अधेड़ उम्र में मसूमात त्योहारुन्निसा बेगम बिन्त अब्दुर्रहमान खान चोगताई से निकाह हुआ था। किसका? नजीर नजीर अकबर आबादी का। किसका? मसूमात त्योहारुन्निसा बेगम से निकाह हुआ था आपका। मसूमात त्योहारुन्निसा बेगम किसकी लड़की थी? अब्दुर्रहमान खान चोगताई की लड़की थी। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे होंगे। चलिए हम नजीर, ये देखिए मीर तकी मीर कौन है? नजीर मीर तकी मीर के हम असरत थे, यानी मीर तकी मीर के हम असरत थे, मीर तकी मीर के जमाने के नजीर अकबर आबादी भी है। ठीक है, देखेंगे नजीर अकबर आबादी को उर्दू शायर का अवामी शायर कहा जाता है। सवाल आता है कि अवामी शायर किसे कहा जाता है? क्या बोलेंगे? अवामी शायर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? नजीर अकबर आबादी को, नजीर अकबर नजीर अकबर आबादी को क्या कहा जाता है दोस्तों? अवामी शायर कहा जाता है, अवामी शायर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नजीर अकबर आबादी ने सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया। सवाल आता है कि अपने शेरों में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया? तो क्या बोलेंगे? नजीर अकबर आबादी ने अपने शेरों में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया। ठीक है, नजीर अकबर आबादी ने किसी भी शायर की शागिर्दगी इख्तियार नहीं की। सवाल ये पूछ देगा कि किसी भी शायर की शागिर्दगी इख्तियार करने नहीं करने वाले कौन से शायर हैं? तो क्या बोलेंगे? नजीर अकबर आबादी जो है इन्होंने किसी भी शायर की शागिर्दगी इख्तियार नहीं की। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। ड्रामा क्या है दोस्तों? ड्रामा आगरा बाजार नजीर अकबर आबादी पर मबनी है, और जो हबीब तनवीर ने लिखा है। सवाल आएगा कि आगरा ड्रामा आगरा बाजार, आगरा बाजार, आगरा बाजार, ये सवाल आता है ये किसका ड्रामा है? आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? हबीब तनवीर का ड्रामा है। इस ड्रामे को किसने लिखा? तो हबीब तनवीर ने लिखा। अगर सवाल ये पूछ देगा कि आगरा बाजार ड्रामा जो है, आगरा बाजार ड्रामा ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? नजीर अकबर आबादी के ऊपर, नजीर अकबर आबादी के ऊपर ये ड्रामा लिखी गई। कौन सी ड्रामा? आगरा बाजार। ये सारी चीजें आप क्लियर कर लेंगे अच्छे से, नहीं तो कहीं कंफ्यूज रहेगा तो फिर सोचेंगे आगरा बाजार नजीर अकबर आबादी की है या क्या हबीब तनवीर की है। तो याद रखिएगा नजीर आगरा बाजार ड्रामा जो है हबीब तनवीर की लिखी हुई है, और जो लिखी गई है किसके ऊपर? तो नजीर अकबर आबादी के ऊपर लिखी गई है। हबीब तनवीर की आगरा बाजार ड्रामा है, नजीर अकबर आबादी पर मबनी है। जो पहली बार जामिया इस्लामिया नई दिल्ली में 1954 ईस्वी में खेला गया था। ये ड्रामा जो है 1954 ईस्वी में जामिया इस्लामिया नई दिल्ली में खेला गया था। जामिया इस्लामिया नई दिल्ली में खेला गया था। ठीक है ना, इस ड्रामे को दिखलाया गया था। ठीक है, का इस ड्रामे को? आगरा बाजार को। ठीक है, चलिए चीजों को मैं दोहरा दोहरा करके इसके लिए बताता हूँ ताकि चीजें आपकी जहन नशी हो जाए। एक बार जो पढ़ा दूं तो फिर कहीं से भी कोई भी सवाल आपसे पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नजीर अकबर आबादी का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। ये किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। क्या दोस्तों, क्या कहा? नजीर अकबर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। ये किसका कहना हुआ? कलीमुद्दीन अहमद का कहना हुआ। ठीक है ना। नियाज फतेहपुरी ने नजीर को एक चुटकुलेबाज शायर कहा है। नजीर को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा? तो क्या बोलेंगे? नियाज फतेहपुरी ने कहा। नजीर अकबर आबादी का वजूद ही उर्दू शायरों की बेनजीर तनकीद है, तो ये किसने कहा दोस्तों? तो क्या बोलेंगे? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। ये सारी चीजें कौन किसके बारे में क्या कहा, ये तो एग्जाम में आता ही है। आप इसको अच्छे से नजरअंदाज कर लीजिए, इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए तसानीफ देखेंगे दोस्तों। तसानीफ क्या क्या है? नजीर अकबर आबादी की जो तसानीफ है उसको देख लेते हैं। मुफलिसी, ये आपकी तसानीफ। आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटी तंदुरुस्ती नामा, बयान मौत, हसनामा गिलहरी का, और बच्चा, रहे नाम अल्लाह का, अंधेरा आंधी, रीछ का बच्चा, आटा दाल। ये सारे नज़्में जो है किसकी है? नजीर अकबर आबादी के है। कभी भी पूछ लेगा कि आपसे सवाल दे देगा कि नजीर अकबर आबाद बयान मौत ये किसकी नज़्म है? क्या बोलेगा?
बयाने मौत ये किसकी नज़्म है? तो क्या बोलेंगे? नज़ीर अकबर आबादी की है। ये आदमी नमा और बंजारा ये मशहूर नज़्में हैं जो बार-बार पूछा जाता है। रीछ का बच्चा भी, ये भी, और आटा दाल भी। ये 4 नज़्में ऐसी हैं जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना? इनको ध्यान में रखिएगा। आदमी नामा, बंजारा नामा, रीछ का बच्चा, आटा दाल, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्में हैं। चलिए याद रखिएगा। चलिए नज़्म मुफलिसी देख लीजिए, ये भी नज़्में देख लेंगे। नज़्म नज़ीर अकबर आबादी ने मुखम्मस की हयात में लिखी है। मुखम्मस जानते हैं ना, मुखम्मस किसे कहते हैं? आपने आपने पढ़ा होगा मसनवी, सुलासी व रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस और जो है मुसल्लस, ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो हमारे क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। मैं इसको पढ़ाया हूँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए, मुखम्मस मसनवी का मतलब आता है 2-2, सुलासी का मतलब आता है 3-3, रुबाई का मतलब आता है 4-4, मुखम्मस का मतलब आता है 5-5। अगर ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आई तो हम अगली क्लास में आपको समझा देंगे। वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए हम शॉर्टकट में चल रहे हैं। ठीक है, तो मुखम्मस वही हुआ जो 5-5 लाइन वाले अशार होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अरबी में मुखम्मस कहते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी जो अपने अशार लिखा करते थे दोस्तों, वो मुखम्मस की हैयत में लिखा करते थे। यानी उसकी शक्ल जो है 5-5 लाइन वाली हुआ करती थी। जैसे देख लेंगे नीचे किस तरह की मुखम्मस वाले अशार हुआ करते हैं। चलिए देखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म में मुफलिसी और गुर्बत से पैदा होने वाले हालात का जिक्र किया है। क्या क्या है इस नज़्म में? किसमें? मुफलिसी नज़्म में गुर्बत से पैदा होने वाले हाल। कुछ बंद मुलाहिजा फरमाएं किसके? जो है मुखम्मस के। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये लास्ट लाइन 5 लाइन। ये 5 लाइन इसी को कहते हैं मुखम्मस। जिस नज़्म में 5-5 लाइन हो उसको मुखम्मस की हैयत करते हैं। तो सवाल आपसे कुछ अशार, कुछ शायरों के नाम दे देंगे और उसमें नज़ीर अकबर भी दे देंगे और कहेंगे कि इसमें मुखम्मस की हैयत में नज़्म लिखने वाले कौन शायर हैं। तो उस वक्त आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या कहिएगा? बिला धड़क बिला झिझक कि गुफरान सर ने अच्छे से पढ़ाया है। तो उसमें क्या कहेंगे कि हम हैयत मुखम्मस की हैयत में जो लिखी गई नज़्म है वो नज़ीर अकबर आबादी की है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी। क्या है? जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। ठीक है ना? मुफलिसी तो जानते हो ना, गरीबी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूख का तमाम रात सुलाती सुलाती है मुफलिसी। देखिए ये कब लिखी गई? आज से 200 साल पहले लिखी गई नज़्म है ये। 200 साल पहले। ठीक है ना? तकरीबन 2000 चल रहा है, 2025। पैदाइश कब है आपकी? 1700 1740 में पैदाइश है, 1830 में इंतकाल हुआ। तो इसी दरमियान लिखी गई होगी। तो आज से तकरीबन 200 साल पहले। लेकिन कितने आसान अंदाज में आपने इस नज़्म को लिखा। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी, प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रोज सुलाती है मुफलिसी। ठीक है ना? ये दुख वो जाने जिस पे आती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पे आती है मुफलिसी। देखिए कितनी अच्छे अंदाज में आपने इस शेर को लिखा है। याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अहम साबित होगा ये नज़्म। इस तरह की नज़्म दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए ये किसकी नज़्म है। ठीक है, चलिए आदमी नामा को देख लेंगे दोस्तों। आदमी नामा नज़्म, ये भी नज़्म मुखम्मस की हैयत में है। नज़्म आदमी नामा में नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी की खसलतों का बयान किया है कि किस तरह आदमी आदमी को गुलाम बनाता है और किस तरह आदमी आदमी को गुलामी से नजात दिलाता है। देखिए कौन इस नज़्म में? दुनिया में बादशाह सो है, सो वह भी है आदमी। दुनिया में बादशाह सो है, सो वह भी है आदमी, और मुफलिसो गदा है वह भी है आदमी। जो बादशाह है वो भी क्या है? आदमी है। जो मुफलिसो गदा है वो भी है आदमी। जरदार बेनवा सो वह भी है आदमी, नेमत जो खा रहा है सो वह भी है आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो वह भी है आदमी। यानी दुनिया में सब एक आदमी ही है। किसी को अल्लाह ने कुछ दे दिया तो वो मालदार बन गया, किसी को कुछ नहीं दिया तो वो गरीब बन गया, किसी को इल्म से नवाज दिया तो वह आलिम बन गया, किसी को कुछ नहीं तो वो जाहिल बन गया। ठीक है ना? लेकिन आदमी तो सभी है ना। चलिए बंजारा नामा नज़्म देखेंगे दोस्तों। कौन सी नज़्म है? बंजारा नामा नज़्म नज़ीर अकबर आबादी ने मुखम्मस की हैत में लिखी है। इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी ने दुनिया की बेसुबादी को बयान किया। टिक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ मत देश बदेश फिरे मारा, मजाक अजल का लौटे है दिन रात बजा कर नकारा। देखिए ये बंजारा नमाज का ही है। क्या बधिया भैंसा, क्या बधिया भैंसा, बैल शुतुर, क्या गाय पिल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजार। ये किसकी नज़्म है? तो याद रखिएगा
ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है और ये किन से ली गई? बंजारा नामा से। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा। देखिए आटा दाल, आटा दाल ये नज़्म मुखम्मस की हैत में लिखी गई है। क्या कहूँ नक्शा में यारो खल्क के अहवाल का, अहले दौलत का चलन या मुफलिसो कंगाल का, ये बयां तो वाकई है हर किसी के हाल का। क्या तवंगर क्या गनी क्या पीरो क्या बादशाह, सबके दिल को फिक्र है दिन रात आटे दाल का। तो ये कौन से नज़्म से ली गई है? आटा दाल के नज़्म से ली गई है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई किन से रिलेटेड? नजीर अकबर आबादी से रिलेटेड और नज्म से रिलेटेड जो सारी चीजें थी हम यहाँ पे इसको जिक्र कर दिए हैं और आपको अच्छे से पढ़ा दिए। समझ में नहीं आया एक बार तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, दोबारा ना समझ में आए तिबारा देखिए, लेकिन इस बात को सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो बहुत घाटे में जाइएगा। ठीक है ना? तो चलिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों ये नंबर आपको 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा। आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप जो है चैनल को शेयर कीजिए। इस चैनल एमएन एकेडमी को जितना हो सके आपके मोबाइल में जितने ग्रुप है सब में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो है क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं इस तरह से वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज मैं सब्जेक्टिव आपको पढ़ाया था और अगली क्लास में इसी से मैं रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा, तो उसमें भी आप अपना अंदाज़ा लगाइएगा कि सर ने जो पढ़ाया हम कितना हासिल कर पाए हैं, तो उस सवालात लगाने से आपको पता चल जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। ठीक है ना? आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है? मेहनत करते रहिए, जारी रखिए मेहनत, खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि लोग आपको पढ़ने वाले को ऐसा कहे कि ये लड़का पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, तब जाकर के आप सोचिए कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। नहीं कहे ना पागल तो आप समझिए नहीं पढ़ रहे। ठीक है? चलिए फिर मिलेंगे, टेक केयर।